Hey everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 25th of February. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा editorial को डिस्कस करना है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ यूरोप के बारे में. नाउ कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया है. तो एक्जैक्टली ये वॉर किस तरीके से बिल्डअप हुआ है. देखिए, इस पर्टिकुलर वॉर के बिल्डअप को अगर आप समझेंगे तो दिस वॉर हैज नॉट स्टार्टेड इन अ फ्यू डेज. कुछ दिनों के कारण ये स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ महीनों के कारण स्टार्ट नहीं हुआ है, बट दिस हैज बीन बिल्डिंग अप ओवर द ईयर्स. कुछ सालों से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, उसके बिल्डअप के कारण अचानक से ये वॉर स्टार्ट हुआ है. दिस इज नॉट एक बेसिकली एक सिंगल दिन का काम नहीं है. तो एक्जैक्टली वो क्या क्या आर्किटेक्चर के एक्जैक्टली कौन कौन से फॉलोआउट्स हैं, कौन कौन से फैलेसीज है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स थी, हर एक चीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट क्रूड थ्रेट के बारे में. देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी अच्छा छोटा सा एडिटोरियल दिया हुआ है जहां पर उन्होंने बात किया है कि देखिए इसी पर्टिकुलर चीज के कारण, मतलब रशिया यूक्रेन के कारण एक्जैक्टली ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, हाइक हो रहा है. तो उसके क्या क्या इंपैक्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं, हम इसके बारे में समझेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट. इट इज अबाउट यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है किस तरीके से वो लगातार शेकअप हो रहा है. और सेकंड चीज, व्लादिमीर पुतिन के कारण, जो व्लादिमीर पुतिन ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के खराब होने के कारण इस चीज को यूज किया है इस पर्टिकुलर इवेंट को मतलब करने के लिए, बेसिकली यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए. कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है रशिया ने मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, एज यू ऑल नो. नाउ अगर आप समझेंगे, देखिए दिस पर्टिकुलर स्टार्ट, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है ना, ऑल्दो दिस इज अ स्टार्ट, बट अगर आप कहीं ना कहीं समझेंगे तो ये एक टाइप का ड्रामा जो चल रहा था पिछले 6-7 सालों से ना, वो बंद हुआ है. यहाँ पर ऑथर का मानना ये है, ऑथर ये बोलते हैं कि पिछले 6-7 सालों से लगातार ये यूरोप के ऊपर एक टेंशन चल रही थी कि वॉर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. एंड फाइनली दैट डे हैज कम जहां पर वॉर हो गया. बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने बहुत सारी कोशिशें की इस पर्टिकुलर वॉर को अवर्ट करने के लिए, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. द पॉइंट इज कि ड्रामा बंद हुआ है. फाइनली ये जो डर था ना कि वॉर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, वो वाला डर खत्म हो गया है. नाउ देयर इज अ न्यू फियर कि वॉर हो रहा है. दिस इज द, ये हमारा न्यू प्रॉब्लम है. ये वॉर हो रहा है, वी हैव टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर वॉर. बट जो ड्रामा जो पिछले 7 सालों से चल रहा था लगातार कि ये कभी भी वॉर हो सकता है, वॉर टाइप सिचुएशन बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दैट पर्टिकुलर ड्रामा हैज कम टू एन एंड. समझिए रीजन क्या था. रीजन था पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ऑर्डर. कि लगातार जो सिक्योरिटी से ज्यादा अच्छा वर्ड यहां पर होगा इनसिक्योरिटी. देखिए इनसिक्योरिटी वर्ड समझे तो रशिया के लिए, रशिया को लगातार पिछले 20 सालों से यहां पर नीचे दिखाया जा रहा है बाय यूरोप, बाय यूएसए, बाय नेटो. ठीक है, एवरी सिंगल कंट्री. हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हुई है, किस तरीके से रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, एंड बहुत सारे ऐसे डिमांड्स वगैरह रखे गए हैं रशिया के सामने जिसको रशिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है. इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो इनस्टेबिलिटी यहां पर जो प्रमोट हो रही है, तो इस बात से ये तो श्योर था कि कभी ना कभी रशिया का जो अंदर का मतलब वो है ना बाहर निकलेगा और रशिया कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेगा. द पॉइंट इज इस बात के कारण काफी डर था यूरोप के अंदर. द पॉइंट इज कि वो डर अभी सही साबित हो रहा है. तो देखिए ये सब स्टार्ट कैसे हुआ. ये स्टार्ट होता है पिछले साल जून के अंदर एक मीटिंग होती है. जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन और जो रशिया के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में मीटिंग होती है लास्ट ईयर जून के अंदर, जहां पर वो लोग ये बात करते हैं कि रशिया के ऊपर जो जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा उसको हम हटा देंगे. एम क्या था इसका? एम था यूएसए का कि वो जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग करना चाहते थे. मतलब जियोपॉलिटिक्स के अंदर, मतलब जो भी वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रीबैलेंस करके रशिया को फिर से जो भी उनकी रिस्पेक्ट वगैरह थी उनको वो फिर से प्रोवाइड करना चाहते थे. मेन एम ये था कि रशिया के साथ जो भी उनका मोडस विवेंडी था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडस विवेंडी? सिंपल वर्ड्स में जिस तरीके का उनका अप्रोच है, रिलेशनशिप है, उसे कहते हैं मोडस विवेंडी. तो जो मोडस विवेंडी था उसको फिर से एक बार कहीं ना कहीं रीअप्रोच करना था, मतलब उसको फिर से रीस्ट्रेंथन करना था. ये यूएसए का मेन काम था. और जो यूरोप और जो वेस्ट एशिया वाले पार्ट में जो भी डिसएंगेजमेंट, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं उसको खत्म करके, मतलब यूएसए, देखिए यूएसए भी बहुत सारे मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है. एक वॉर उसका लड़ रहा है रशिया के साथ, एक चल रहा है उसका वेस्ट एशिया के अंदर, एक चल रहा है उसका चाइना के साथ, मतलब वो एक साथ मल्टीपल फ्रंट से वॉर लड़ रहा है. तो यूएसए का मानना यह था कि एटलीस्ट एक वॉर को फिनिश करते हैं, रशिया का वॉर जो है उसको फिनिश करते हैं, फिर हम जो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, देखिए आपने देखा कि जो वेस्टर्न एशिया, जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट था जहां पर अफगानिस्तान का इशू था, सीरिया का इशू था, जहां पर पहले जो यूएस के जो ट्रुप्स वगैरह रहा करते थे उस वहां से उन ट्रुप्स को बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब क्या है, यूएस धीरे धीरे उसने मिडिल ईस्ट वाले पोर्शन को हटा दिया. अब वो चाहता था कि रशिया से हटाया जाए, रशिया का जो भी टेंशन वगैरह उसको हटाया जाए ताकि यूएस अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस के ऊपर फेस कर सके. और सेकंड चीज, यूएस को जो जो चैलेंजेस यहां पर चाइना से आ रहे हैं, चाइना को उसका अपना ये मेन एडवर्सरी मानता था, तो बेसिकली वो चाइना के ऊपर मेन फोकस करना चाहता था. दैट्स व्हाई यूएसए ने कोशिश की कि रशिया के साथ अपने टेंशन को यहां पर धीरे धीरे इंप्रूव किया जाए. ठीक है, मतलब टेंशन को फिनिश किया जाए और रिलेशनशिप को इंप्रूव किया जाए. नाउ देखिए जब ये बातचीत स्टार्ट होती है जून के अंदर लास्ट ईयर, तो यहां पर यूएसए का तो मेन एम था, यूएसए का बेसिकली अपना सेल्फ इंटरेस्ट था. सिंपल वर्ड देख रहे हैं आप. देखिए एक स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, जो भी जियोपॉलिटिक्स होता है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है ना, उसमें कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता है. Always there is one thing constant, that is your own interest. कोई भी पर्टिकुलर कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन में किसी कंट्री के साथ कौन से कैसे रिलेशनशिप रखेगी, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके साथ कितनी अच्छी रिलेशनशिप है. वो डिपेंड इस बात पे करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री से किसको कितना फायदा हो रहा है. सिंपल वर्ड्स में जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता है, कोई किसी का एनिमी नहीं होता है. सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के कारण सब काम करते हैं.
सिमिलरली जब यूएसए ने यहां पर ये ऑफर प्रोवाइड किया तो मिस्टर पुतिन जो यानी कि जो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनको यहां पर एक ऑप्शन मिल गया, उनको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने बोला कि पिछले 20-30 सालों से जो लगातार रशिया को डाउनग्रेड किया जा रहा है, लगातार रशिया को जो डाउनफॉल किया जा रहा है, यहां पर इस चीज को रिवाइव करने का ये एक बिल्कुल सही मौका है, एक टाइप की अपॉर्चुनिटी है रशिया के लिए, ताकि रशिया का जो इकोनॉमिक जो भी चीजें हैं जो कि लगातार डाउन जा रही है उसको रिवाइव करने के लिए। और सेकंड चीज, रशिया का जो पॉलिटिकल हेजेमनी है, जो उसका जो सॉफ्ट पावर है वो लगातार डिक्रीज हो गया है ना, उसको फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन थे उन्होंने बाइडेन के साथ मीटिंग करने को तैयार हो गए, बट इनका एक स्टेटमेंट था, उनका एक टाइप का कंडीशन था। उन्होंने बोला कि हम सब कुछ करने को रेडी है, बट हमें इक्वल टर्म्स चाहिए। पॉइंट इज यहां पर जो बाइडेन के सामने एक टाइप की मतलब एक टाइप कंडीशन डाल दिया जो व्लादिमीर पुतिन ने कि हम सब कुछ करने को रेडी है, मतलब हम आपसे बातचीत करेंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट द पॉइंट इज वी वांट द सेम रिस्पेक्ट, वी वांट द सेम रिस्पेक्ट एज ऑफ यू। जैसा यूएसए को मिल रहा है सेम टाइप का रिस्पेक्ट रशिया को मिलना चाहिए। देखिए रशिया तब तक इस जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग में सपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसके खुद के कंसर्न्स मेट नहीं होते हैं। अगेन ट्राई टू रिमेंबर द स्टेटमेंट, हर एक जियोपॉलिटिकल जो कंट्री होता है उसका कोई फ्रेंड एनिमी नहीं होता है, सबका अपना इंटरेस्ट होता है। नाउ जिस तरीके से यूएसए अपना यहां पर इंटरेस्ट को सर्व करना चाह रहा था ना, यूएस चाहता था कि रशिया के साथ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके चाइना के ऊपर फोकस करे, तो बेसिकली यूएसए अपने खुद के मतलब के लिए ऐसा कर रहा था। सिमिलरली रशिया ने भी अपने यहाँ पे मतलब दिखाना स्टार्ट किया। रशिया ने बोला कि बाकी सब ठीक है, बट मुझे यहाँ पर इक्वल टर्म्स चाहिए, मुझे यहाँ पर सेम टाइप ऑफ रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप मुझे सेम रिस्पेक्ट दोगे तो मैं आपसे बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सिंपल वर्ड्स में। तो रशिया ने यहाँ पर अपने कुछ ग्रीवांसेस शो किए। क्या 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 डिमांड्स इन्होंने एक्चुअली पुट की। फर्स्ट डिमांड वाज कि नेटो एक्सपेंड नहीं करेगा। नेटो क्या है? नेटो मतलब टाइप का मिलिट्री ग्रुप है बेसिकली, जो कि लगातार जो जिसका हेड बेसिकली यूएसए है और लगातार एक्सपेंड कर रहा है ईस्टवर्ड, यानी कि रशिया की तरफ बढ़ रहा है। रशिया ने पहला डिमांड ये रखा कि नेटो अब एक्सपेंड नहीं करेगा। सेकंड चीज ये है कि नेटो अगर एक्सपेंड कर रहा है तो रशिया के आसपास नहीं आएगा। सेकंड चीज, अगर रशिया के आसपास एक कंट्री है यूक्रेन, नेटो जो है फोर्स नहीं करेगा यूक्रेन को अपना मेंबर बनने के लिए, मतलब यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो। सेकंड ये था कंडीशन। एंड थर्ड था कि नेटो का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है, नेटो हमेशा ये शो करने की कोशिश करता रहता है दैट आई एम राइट। नेटो हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है, सामने वाले को गलत। ये पोस्चर को यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक करना होगा। समझिए फर्स्ट टू जो यहाँ पर जो कंडीशंस पुट किए थे व्लादिमीर पुतिन ने, दे वर काइंड ऑफ जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो कि रशिया के खुद के थे, बट जो थर्ड इंटरेस्ट था ना वो कहीं ना कहीं देखिए, समझिए नेटो का स्ट्रेटेजिक पोस्चर को डिक्रीज करने की बात की गई थी। नेटो का स्ट्रेटेजिक पोस्चर को मतलब सिंपल वर्ड्स में समझिए तो नेटो के ईगो को, जो नेटो का जो ईगो है ना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, उस चीज को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की गई थी। एंड किसी की भी अगर ईगो पे बात आती है ना तो वो पर्सन मतलब वो चीज वो मानता नहीं। सिमिलरली यहां पर भी यूएसए ने इस चीज को मानने से मना कर दिया। ठीक है, ये तीन चीज आप यहां पर समझ गए। ऑलराइट, अब समझिए कि नेटो को एक्जैक्टली फॉर्म क्यों किया गया था। हल्का हम बैकग्राउंड में समझते हैं कि नेटो को जब फॉर्म किया गया था उसका एक्जैक्टली मेन एम क्या था। नेटो है क्या वैसे? देखिए नेटो एक टाइप का ग्रुप ऑफ कंट्रीज का अलायंस है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आकर मेंबरशिप बनाती है, जहां पर उन्होंने कुछ यहां पर रीजन थे जिसके कारण उन्होंने ग्रुप बनाया था। रीजन क्या थे? पहला रीजन था, देखिए नेटो जो था ना एक टाइप का आइडियोलॉजिकल ग्रुप है। आइडियोलॉजिकल का मतलब क्या हो? नेटो बोलता है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हम सबकी कॉमन आइडियोलॉजी है। तो क्या आइडियोलॉजी है इनकी? सिंपल आइडियोलॉजी ये है कि एक फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड चाहते हैं। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड क्या होता है? जहां पर मार्केट डोमिनेट करता है, जहां पर गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्टली किसी भी चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है, मार्केट डोमिनेट करता है। ठीक है, अब देखिए जितने भी नेटो कंट्रीज है वो बोलते हैं कि हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, और वो किसको अपोज कर रहे थे? वो अपोज कर रहे थे कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म कहां फॉलो हो रहा था? रशिया के अंदर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, यूएसएसआर जो था एक टाइप का ग्रुप ऑफ कंट्रीज था जो कि हर एक कंट्री मिलकर के कम्युनिज्म को फॉलो करती थी। तो यहां पर आप देखिए नेटो फॉर्म हुआ तो एक टाइप का आइडियोलॉजिकल ग्रुप था जहां पर फ्री वर्ल्ड कंट्री के मतलब फ्री वर्ल्ड को परसीव करने वाले जितने भी कंट्रीज हैं दे वर अगेंस्ट दोस कंट्री जो कि कम्युनिज्म फॉलो करते थे अपने अपने कंट्री के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म? सिंपल वर्ड्स में स्टेट ओनरशिप, मतलब एवरी सिंगल थिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। तो लेकिन यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट थे वो चाहते थे कि एवरी सिंगल थिंग शुड बी ओन्ड बाय द प्राइवेट ओनली। तो ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन को फॉलो कर रहे थे, ये बेसिकली सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे, यानी कि कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे। दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, दैट इज व्हाई नेटो वाज फॉर्म्ड। नेटो एक टाइप का पॉलिटिकल ग्रुप था, नेटो एक टाइप का मिलिट्री ग्रुप था। पॉलिटिकल ग्रुप कैसे? सिंपल मतलब सेम आइडियोलॉजी वाले जितने भी कंट्रीज है वो सबके सब साथ आती है, सब बोलते हैं कि हम साथ में एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाएंगे, बातचीत करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली एक टाइप का मिलिट्री ग्रुप भी था जहां पर नेटो के हर एक कंट्री ने ये बोला कि अगर कोई भी थर्ड कंट्री हमारे किसी भी कंट्री पे अटैक करती है, मतलब नेटो के किसी भी कंट्री पे अटैक करती है, तो हम पूरे के पूरे ग्रुप यानी कि सारे के सारे नेटो के मेंबर जो है एक साथ उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। समझिए, जैसे सपोज नेटो के बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कि पांचों नेटो के मेंबर्स हैं, जैसे सपोज दिस इज ए मेंबर और इस पर्टिकुलर नेटो के मेंबर पे कोई थर्ड कंट्री अटैक कर देती है। इसका मतलब क्या है? दिस कंट्री जिसने मान लीजिए ए इसका नाम है, ए ने अटैक किया है, तो जो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं ना सब के सब मिलकर के ए पे अटैक कर देंगे। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ नेटो। ये नेटो का मिलिट्री अलायंस था। तो पॉलिटिकल अलायंस आप समझ गए, जहां पर एक साथ मिलकर पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाएंगे, और मिलिट्री अलायंस का मतलब है जहां पर अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कोई भी थ्रेट आता है तो उसको डील करने के लिए बाकी सबके सब कंट्री एक साथ आ जाएंगे। नाउ देखिए ये इसका मेन एम था जिसके थ्रू नेटो बनाया गया था, बट ये किसके अगेंस्ट बनाया गया था? दिस वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट यूएसएसआर।
तो यूएसएसआर का हेड कौन था? रशिया। तो रशिया के अगेंस्ट से बनाया गया था। बट ध्यान से सोचिए 1991 में क्या हुआ? 1991 में यूएसएसआर तो डिसॉल्व हो गया ना, खत्म हो गया। नाउ सोवियत यूनियन खत्म हो गया, वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया। व्हाट इज वॉर्सो पैक्ट? वॉर्सो पैक्ट बेसिकली एक ऐसा पैक्ट था जिसके थ्रू ये यूएसएसआर बना था। मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज जो एक साथ आई थी उन्होंने यही पर्टिकुलर पैक्ट साइन किया था और बोला था कि हमारे कंट्री साथ में मिलकर यूएसएसआर बनाएंगे। दैट वाज कॉल्ड एज वॉर्सो पैक्ट। तो यहां पर देखिए सोवियत यूनियन खत्म हो गया, वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया 1991 में। द पॉइंट इज कि 1991 में जब तुम्हारा काउंटर आइडियोलॉजी खत्म हो चुका है, नाउ व्हाट इज द मेन एम ऑफ नाटो? उसके बाद नाटो का मेन एम क्या है? जिसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे वो ग्रुप तो खत्म हो गई ना, अब नाटो का कोई मेन एम बचा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद नेटो यहां पर डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों? देखिए अब यहां पर 1991 के बाद नेटो के यहां पर दो एडिशनल फंक्शंस आते हैं, मतलब अपने ऊपर खुद ही वो फंक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। नाउ जब भी मैं बोल रहा हूं नेटो तो ट्राई टू सर्टन कि मैं यूएसए के बारे में बोल रहा हूं, बिकॉज यूएसए इज द हेड ऑफ द नेटो। ठीक है, तो पहला जो ये न्यू एम्बिशन लेता है वो ये लेता है कि देखिए यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी, वी हैव फ्रांस, वी हैव यूके, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर नेटो के फॉर्मेशन के अंदर नहीं रहना चाहती है। वो लोग अपना खुद का एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहती है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, देखो हर एक जो कंट्री होता है ना, हर एक कंट्री कहीं ना कहीं सुपर पावर बनना चाहता है। सिंपल वर्ड्स में हर एक कंट्री चाहता है कि पावर हमारे पास भी रहे, सिर्फ यूएसए के पास क्यों रहे पावर्स। तो इसी ये जो एम्बिशंस है ना, जो यूरोपियन एम्बिशंस है, इस चीज से फाइट करने के लिए नेटो को रखा गया। सेकंड चीज, रशिया कहीं फिर से रिसर्जेंट ना हो जाए। रशिया 1991 में पूरी तरीके से डाउन हो चुका था। क्या रशिया फिर से यहां पर उठ सकता है? अगर उठ गया तो क्या करेंगे? इस चीज से फाइट करने के लिए नेटो को रखा गया था। तो नेटो के ये दो मेन एम बचे हुए थे। पहला चीज था यूरोपियन एम्बिशंस को बचाना, मतलब यूरोपियन एम्बिशंस को ज्यादा बढ़ने ना देना। और सेकंड चीज, रशिया अगर दोबारा यहां पर उठने की कोशिश करे तो उस चीज को गिराना। ये दोनों मेन एम था इसका, इसलिए नेटो को डिसॉल्व नहीं किया गया। बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस से सोचेंगे, तो दोनों में कहीं ना कहीं फेल हो गया। दोनों में इसने सक्सीड नहीं हो पाया है, दोनों के अंदर ही कहीं ना कहीं फेल हो गया है। जहां पर एक तरफ तो रशिया ने भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया और सेकंड चीज बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना डोमिनेंस आसपास के एरियाज में मतलब अचीव कर लिया। देखिए नेटो के जब नेटो फॉर्म हुआ था उस टाइम कोई और यहां पर ग्रुप नहीं था। सोचिए यूरोपियन कंट्रीज अपना खुद का यूरोपियन यूनियन नाम का ग्रुप बना लिया, तो आपको नहीं लगता नेटो की एक बहुत बड़ी फेलियर है कि नेटो के होते हुए एक दूसरा ग्रुप बन गया, ईयू बन गया? समझिए ठीक है इस चीज को। यही एक्चुअली शो करता है कि किस तरीके से यूरोपियन एम्बिशंस को रोकने में नेटो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो गया। ये हो गया हमारा एक चीज। अगर आप नेटो कंट्रीज के अंदर भी देखेंगे तो उन सबका डेवलपमेंट का स्टेट भी तो सेम नहीं है ना। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत ही हाईली डेवलप्ड है, जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। बट कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि छोटी छोटी कंट्री, हंगरी, बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया, ये सब बहुत ही कम डेवलप्ड है। अब ये सब कम डेवलप्ड है, उसके कारण क्या हुआ? जो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, देखिए एक कंट्री अगर हाई डेवलप्ड है, सेकंड कंट्री अगर लो डेवलप्ड है, तो जो लो डेवलप्ड कंट्री है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो हाई डेवलप्ड कंट्री है वो उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड करेगी, उनको हेल्प वगैरह प्रोवाइड करेगी। बट द पॉइंट इज कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उसके कारण जो लो डेवलप्ड कंट्री है वो नीचे रह जाती है। इसके कारण अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल ट्रेडिशन देखिए, हर एक कंट्री का अपना अपना खुद का पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, किसी के पास कोई ना असिमिलेटेड चीज नहीं है। तो अगर आप समझेंगे जो ओरिजिनल ग्लू हुआ करता था, जो ओरिजिनल जो फोर्स था जो कि सारे के सारे नेटो के मेंबर्स को साथ रखता था, दैट वाज आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी। मतलब क्या है कि हम सबके साथ फ्री वर्ल्ड के मेंबर है और हम सबके साथ जो कम्युनिस्ट हैं उनके अगेंस्ट मतलब बैठे हुए हैं, मतलब हम बेसिकली यूएसएसआर के अगेंस्ट बैठे हुए हैं। मतलब पॉइंट इज 1991 में जब ये डिसॉल्व हो गया तो ये पर्टिकुलर चीज तो खत्म हो गया, मतलब आपका ये मेन एम तो खत्म हो गया। आप जिस चीज के लिए फाइट कर रहे थे आपका वो रीजन ही खत्म हो गया, बिकॉज रशिया ही पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। अब उनके पास कोई आइडियोलॉजी ही नहीं बची उस चीज को अपोज करने के लिए। बट इसके बावजूद ये नेटो अभी भी बना हुआ था, नेटो तो अभी भी वो भी फिनिश नहीं हुआ था। तो नेटो के अंदर ही अपने आपस में कंट्री के अंदर दरार आने स्टार्ट हो गए, क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए। इसके कारण देखिए यहाँ पर शो होता है जब हेट्रोजेनिटी आती है ना, जब एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स के अलग अलग सोच होने लगती है तो उनके इंटरेस्ट भी डाइवर्स होने लगते हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। नेटो ओरिजिनली जब फॉर्म हुआ था तो उस टाइम उनका एक कॉमन इंटरेस्ट था, दैट वाज रशिया के अगेंस्ट फाइट करना, यूएसएसआर के अगेंस्ट फाइट करना, बेसिकली कम्युनिज्म के अगेंस्ट फाइट करना। बट जैसे ही 1991 के अंदर जब ये यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया तो उनका जो कॉमन थ्रेड था वो तो खत्म हो गया। अब उन लोगों ने अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। देखिए ऑल्दो अभी तक माना जा रहा था कि जो अमेरिकन का लीडरशिप है यानी कि यूएस का जो लीडरशिप था वो सक्सेसफुल हो रहा था इन सब डिफरेंसेस को मतलब साइड रख के एक बेसिकली एक टाइप का यूनिफाई करने में मतलब अभी तक सक्सेसफुल था। बट यूएसए के लिए भी अभी डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज हर एक कंट्री अपने अपने चीजों को आगे बढ़ा रही है। थोड़ा सा हम यूएस का रोल समझते हैं। देखिए रशिया ने यहाँ पे यूक्रेन को अटैक किया है, तो क्या रशिया और यूक्रेन के अटैक होने के बीच में क्या यूएस का कोई रोल है? देखिए बहुत बड़ा रोल है। अगर आप समझेंगे जितने भी डिविजन हुए हैं, जितने भी क्राइसिस हुए हैं ना, सबके सब कहीं ना कहीं यूएस के कारण ही हो रही है। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाकर समझेंगे कि एग्जैक्टली यूएस ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, एंड यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली जितना भी प्रॉब्लम्स हो रही है अभी राइट नाउ वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, कहीं ना कहीं उसमें हर जगह यूएस ने इंटरफेयर किया हुआ है। अभी जो करंट क्राइसिस जो यूक्रेन के अंदर हो रखा है उसका भी बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं यूएस की एबिलिटी है, मतलब यूएस ने जो कुछ किया हुआ है उसके कारण हो रहा है। समझाता हूं मैं आपको ना। आपको याद है एक चीज कि मतलब रशिया के दो मेन कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न क्या है? नेटो के अंदर यूक्रेन ज्वाइन नहीं करना चाहिए, राइट? मतलब यूक्रेन का जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। बट क्या आप सोच रहे हैं कि यूक्रेन को सबसे पहले नेटो का मेंबर बनने को किसने बोला था?
दैट वाज यूएसए। मतलब नेटो के ऊपर जो प्रेशर डालना स्टार्ट किया था कि यूक्रेन को मेंबर बनाओ, दैट वाज यूएसए, मतलब इन इटसेल्फ। सेकंड चीज, और 2013 के अंदर आपको पता है, आपको मैंने याद है कल बताया था कि 2013 के अंदर वहां पर एक टाइप का प्रोटेस्ट होता है जब यहाँ पर जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, मतलब जो यूक्रेन के अंदर जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उनको निकाल देते हैं, उनको वहां से निकाल करके और एक न्यू गवर्नमेंट यहाँ पर बना देते हैं। याद है आपको? ठीक है, ये जो नया गवर्नमेंट बना था ये किसने बनवाया था? अगेन इट वाज यूएसए। यूएसए वाज द वन व्हिच एनकरेज्ड फॉर अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन कीव, यानी कि यूक्रेन का कैपिटल है कीव, तो उसको चेंज करने में यूएस का रोल था। तो समझिए जो दो बिगेस्ट कंसर्न है यहाँ पर रशिया की, दोनों ही यहाँ पर यूएस की कारण हुई है। यूएसए ने दोनों को यहाँ पर फ्यूल किया और चुपचाप यहां पर यूएसए साइड में आ गया। देखिए एक चीज को समझिए, यहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई, बट अगर आप 2 दिन पहले तक का न्यूज देखेंगे तो यूक्रेन को तो हर एक कंट्री सपोर्ट कर रही थी, यूएसए सपोर्ट कर रही थी, ये सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी कि हम तुम्हें ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। राइट नाउ जब रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो इज देयर एनी कंट्री जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है? नो, कोई कंट्री यहां पर यूक्रेन को आके सपोर्ट नहीं कर रहा है। सब वहां पे पीछे से बैठ के मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, सब यहां पर पीछे से बैठ के बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, रशिया को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब बड़े बड़े डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि द रॉकेट्स आर बीइंग लॉन्च्ड ऑन यूक्रेन इटसेल्फ। रॉकेट्स जो खाने पड़ रहे हैं वो यूक्रेन को खाने पड़ रहे हैं। द सिविलियंस आर बीइंग किल्ड इन यूक्रेन इटसेल्फ। लोग मर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। देयर इज नो अदर कंट्री जो कि इसके अंदर आके यहां पर इन्वॉल्व करे खुद को, बिकॉज दे नो कि अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, सिमिलरली देखिए यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, सब बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि दे नो कि अगर उन्होंने इसके अंदर आके इन्वॉल्व लिया, दिस विल बिकम अ वर्ल्ड वॉर। दैट्स व्हाई नो वन इज ट्राइंग टू एंटर दिस पर्टिकुलर वॉर। सबने यूक्रेन को यहां पर अकेला छोड़ दिया। समझिए चीजों को, फिर से उस स्टेटमेंट को याद कीजिए कि जियोपॉलिटिकल एरेना के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है, सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। एवरी कंट्री इज राइट नाउ ट्राइंग टू असर्टेन देयर खुद का सेल्फ इंटरेस्ट। सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। कोई यूक्रेन की हेल्प नहीं कर रहा है, कोई रशिया की हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीजें समझनी होगी। सिमिलरली देखिए 2014-15 के आसपास में जब सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुआ था जो यूक्रेन के अंदर, उसका भी बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं यूएसए ही है, बिकॉज यूएसए ने यहां पर उस टाइम मिन्स्क एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया था। देखिए यूक्रेन बोलता है कि हमारे साथ तो बहुत अनफेयर हो रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है यूएसए और रशिया के बीच में, और जो बीच में जो पिस गया है दैट इज यूक्रेन। यूक्रेन यहां पर बेचारा यूएस के चक्कर में फंस करके रशिया से उसने दुश्मनी पाल ली, और अब यहां पर सारे का सारा प्रॉब्लम जो है यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए जितनी प्रॉब्लम्स हुई है कुछ यूरोपियन कंट्री साथ दे रही है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हमें पता है उसने बहुत सारा ब्रोकरिंग करने की कोशिश की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, बहुत सारी अग्रीमेंट करने की कोशिश की, बट अगर आप बैकग्राउंड में जाकर समझिए तो क्यों एग्जैक्टली सब कर रही हैं, ध्यान से सोचिए। यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी ऐसी कंट्रीज है जो कि डायरेक्टली जिनको गैस एंड ऑयल वगैरह मिलता है रशिया के साथ, तो वो नहीं चाहते कि रशिया का रिलेशनशिप किससे खराब हो और हमें ऑयल एंड गैस मिलना मतलब बंद हो जाए। बेसिकली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सर्व देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। अभी रिसेंटली यूएसए ने बोला था कि मिन्स्क अकॉर्ड को हम मान लेंगे। क्यों बोला था उन्होंने? बिकॉज ऑब्वियसली वो चाहता था कि रशिया के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और फिर हम चाइना के ऊपर फोकस करें। आपको याद है स्टार्टिंग में हमने बात की, तो उसका मेन एम ये था यहाँ पर। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के मीटिंग्स वगैरह हुई है, मीटिंग्स हुई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर हो रहा है वो है रशिया के कंसर्न्स यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना। तो एक चीज तो डेफिनेटली पुतिन को समझ आ गई है कि हम कुछ भी कर ले, कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, बट प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज हर एक कंट्री इज ट्राइंग टू सर्व देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। सब अपना अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ कंट्रीज का बताता हूँ, पहले यूएसए को समझते हैं। यूएसए अपना कौन सा सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहा है। देखो आपको याद है नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में, नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में हमने कल भी बात की थी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक टाइप का बेसिकली पाइपलाइन है जो कि रशिया से बेसिकली गैस ले रहा है और जो जर्मनी वाला पार्ट है वहां तक गैस को पहुंचा रहा है, और जर्मनी से फिर डिफरेंट यूरोपियन कंट्री के पास जाएगा। द पॉइंट इज रशिया यहां पर बेसिकली गैस पहुंचा रहा है। कौन सा गैस पहुंचा रहा है? यहां पर जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी है, वो पहुंचा रहा है। ठीक है, अब देखिए समझिए, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन अगर यूरोप और रशिया के बीच में कनेक्टेड रहेगा, इसका मतलब क्या है? यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे गैस के लिए। नाउ देखिए, ऑल्दो अगर आप समझेंगे, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री को समझिए, यूरोपियन कंट्री भी तो अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी है ना, सॉवरेन एंटिटी है, तो दे शुड बी एबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस। नाउ यूरोप को सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ गैस जो मिल रहा है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 से मिल रहा है। फिर से देखिए इसको, यूरोप को सबसे सस्ता जो गैस मिल रहा है, सबसे सस्ता ऑयल एंड गैसेस जो मिल रहा है वो रशिया से मिल रहा है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के थ्रू मिल रहा है। तो क्यों वो किसी और के पास जाएंगे गैस लेने के लिए? सिंपल वर्ड्स में। बट यहां पर यूएस का इंटरेस्ट क्या है? यूएसए अपनी खुद की कंट्री के अंदर जो यूएसए का जो अपना खुद का जो गैस के रिजर्व्स है, यूएसए चाहता है कि उस पर्टिकुलर गैस के रिजर्व्स को यहां पर यूरोप में भेजा जाए, उसको बेचा जाए। यूरोप यहां पर बेसिकली यूरोप अपना मतलब जो यूएसए अपना खुद का मार्केट बनाना चाह रहा है यूरोप को। यूरोप किसी दूसरे कंट्री के पास गया है और वहां से गैस खरीद रहा है। दिस इज द थिंग दैट इज अगेंस्ट यूएस के खुद के सेल्फ इंटरेस्ट, और इसलिए यूएसए इसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। सिमिलरली यूक्रेन को समझते हैं, यूक्रेन क्यों यहां पर रशिया को मना कर रहा है सब चीजें करने के लिए? बिकॉज आपको याद होगा यूक्रेन का अपना खुद का पाइपलाइन है जो कि डिफरेंट यूरोपियन जो कंट्रीज उनको गैस वगैरह प्रोवाइड करता है, उसके कारण इनको बहुत सारा पैसा मिलता है, ट्रांजिट मिलता है। अगर रशिया ने अपना खुद का यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम 2 बना लिया तो ऑब्वियसली यूक्रेन का जो पैसा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा।
देखिए जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए अपना कमर्शियल इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है बिकॉज यूएसए के पास अपना खुद का एलएनजी और शेल मतलब शेल गैस होता है, शेल गैस और जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसका अपना खुद का उसके पास एक रिजर्व्स है, और यूएसए चाहता है कि हमारे रिजर्व से यूरोप खरीदे बेसिकली। मतलब वो चाहता था कि यूएसए को मैं बेचूं, मतलब सॉरी जो यूरोप है उसको मैं बेचूं, यूएस चाहता था ये, बट जैसे ही रशिया के साथ उसने डील करना स्टार्ट कर दिया, रशिया को तो यूएसए को बात सही नहीं आई और उसने क्या किया, इसके अगेंस्ट सैंक्शंस वगैरह लगाने स्टार्ट किए। ठीक है, देखिए सिमिलरली ये भी समझिए, यूरोपियन कंट्रीज कुछ ऐसे कंट्री हैं, अगर आप फ्रांस जर्मनी को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को यहाँ पर अपोज कर रही है। क्यों अपोज कर रही है? बिकॉज हर एक कंट्री अपना खुद का एलएनजी का इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और चाहती है कि यूएसए से हम गैस खरीदें। मतलब समझ रहे हैं, वो सारे के सारे कंट्रीज जो कि यूएस के अलाइज हैं, दे आर बाइंग ऑयल फ्रॉम यूएसए। तो अगर वो यूएसए से बाय कर रहे हैं और उनको पता है कि यूएसए का सबसे बड़ा राइट नाउ जो कंपटीटर है वो है रशिया, तो रशिया को किसी ना किसी तरीके से डाउन तो करना ही है ना। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर सबके सब कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सोचिए, सबके सब अपना यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ पर दुनिया की भलाई नहीं कर रहा है, सब अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर वॉर को समझेंगे, ये वॉर कितनी दूर जा सकता है, रशिया यूक्रेन का वॉर कितनी दूर जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जितने भी नेटो की कंट्रीज है वो कितना सैंक्शंस लगाते हैं रशिया के ऊपर। देखिए द मोर हार्शर द सैंक्शंस, रशिया उतना ज्यादा यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहेगा, बिकॉज रशिया को पता है कि अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अगर देखो अगर तो रशिया ने अभी बंद कर दिया तो प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, बिकॉज नेटो कंट्रीज को ऐसा लगेगा कि हम जीत गए। देखिए ऑल्दो यहाँ पर डिप्लोमेटिक चैनल्स को हमें ओपन रखना होगा, जो रशिया उसको ओपन रखना होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी, बट यहाँ पर देखिए हम ये कह नहीं सकते कि एक्जैक्टली पुतिन अपना एंड गेम कब स्टार्ट करेगा, मतलब पुतिन इस प्रॉब्लम को कब सॉल्व करेगा। लेट्स होप कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए। बट रशिया पता नहीं क्यों, रशिया अपने खुद के जो भी उसके हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए ना उसको राइट्स करने के पीछे वो यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है। अब उसको ध्यान समझना होगा, जो बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने जो भी रशिया के साथ जो प्रॉब्लम मतलब की है ना, उस सब का कहीं ना कहीं एक टाइप का रेमिफिकेशंस वो यूक्रेन के ऊपर निकाल रहा है। तो रशिया जो है अपने लिए राइट कर रहा है, बट उसका जो गलत है, मतलब जो भी उसके साथ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं, जो भी उसके अगेंस्ट गलतियां की गई हैं, मतलब जो भी उसके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए गए ना, उन सबको वो सही करने के ऊपर लगा हुआ है। एक सस्टेनेबल सिक्योरिटी ऑर्डर की जरूरत है राइट नाउ। समझिए, अभी तक हम कोल्ड वॉर के ऑर्डर में फंसे हुए थे 1991 तक, जब हमारा यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया ना। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रशिया का जो पावर था वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया। इस चीज को फिर से उठाने के लिए एक सस्टेनेबल सिक्योरिटी ऑर्डर की जरूरत है, जहां पर हर एक कंट्री को एक बेसिकली प्रॉपर रिस्पेक्ट देना होगा, इंक्लूडिंग दैट ऑफ रशिया। रशिया को भी एक आपको इंटरेस्ट एक बेसिकली एक नॉर्मल रिस्पेक्ट देना ही होगा। और ऑथर का बोलना यह है कि एक ऐसा यूरोपियन ऑर्डर जिसके अंदर अगर आप रशिया के इंटरेस्ट को कंप्लीट नहीं करते हो, सॉल्व नहीं करते हो, तो वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आपको करना है तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा। फ्रांस को देखिए, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, जो इमैनुअल मैक्रोन साहब है, वो ये बोलते हैं कि देखिए अगर आपको यूरोप को रीगेन करना है ना, तो पहले तो आप नेटो के जो शैडो के अंदर बैठे हुए हैं उससे बाहर निकलिए। नेटो जो है, नेटो को एक ब्रेन डेड बोलते हैं, मतलब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इसको बोलते हैं नेटो एक टाइप का ब्रेन डेड हो गया है, और यूरोप जो है अपना खुद का मास्टर ऑफ इट्स डेस्टिनी है और अपनी डेस्टिनी को खुद से कंट्रोल करना चाहिए। हम कौन सी कंट्री के साथ रिलेशनशिप रखेंगे वो हमें डिसाइड करना चाहिए। अभी तक जो यूरोपियन यूनियन है उसके डिफरेंट कंट्री किसके साथ रिलेशनशिप रखेंगे वो डिसाइड करता है नेटो। नाउ फ्रांस कहना यह है कि हम अपनी चीजों को खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम मिलिटरी सॉवरेन हैं, हम हर एक चीजों को अपने खुद से डिसाइड करेंगे। हम रशिया के साथ डील करना चाहते हैं फिर नहीं करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे। हु इज यूएसए टू डिसाइड फॉर अस, राइट? दैट्स व्हाई फ्रांस जो है उसको बहुत ही फोर्सफुली इस चीज को असर्ट करना चाह रहा है कि देखिए आगे बढ़ना जरूरी है, और आगे बढ़ना जरूरी है कुछ इस सेंस में कि हमें यूएसए की जो नेटो का जो शैडो है उससे बाहर निकलना होगा और अपने डिसीजंस खुद से लेने होंगे। सिमिलरली फाइनली देखिए ऑथर यहां पर इंपैक्ट ऑन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के ऊपर एक्जेक्टली इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? ऑथर ये बोलते हैं कि इंडिया को अपने आप को ब्रेस करना होगा, इंडिया को अपने आप को बहुत ही टाइटली देखना होगा, बिकॉज अभी बहुत ही इमीडिएट चैलेंजेस इंडिया के ऊपर आने वाले हैं। देखिए दो इंडिया के मेन पार्टनर्स हैं, वन इज यूएसए, वन इज रशिया। दोनों ही एक पार्टनर है, दोनों ही आपस में वॉर के ऊपर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। देखिए यूएसए एक ऐसा पार्टनर है जो कि बोलेगा कि इंटरनेशनल लॉ का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, जो कि कंडेम करेगा कि जहां पर जो रशिया है उसने अटैक कर दिया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है, तो हमें उसको भी सुनना होगा, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। और साथ ही साथ जो रशिया है वो भी अपने कंसर्न्स को बताएगा कि हम अपने लेजिटिमेट कंसर्न्स को फुलफिल करने के लिए पर्टिकुलर वॉर कर रहे हैं, हम अपने खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर वॉर कर रहे हैं, हमें इसको भी सुनना होगा। हमें दोनों की बातें सुनकर के एक टाइप का बैलेंस्ड अप्रोच लेना होगा, एक बैलेंस डिसीजन लेना होगा। 2014 में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, आपको याद है? जब यूक्रेन का जो इशू आया था, जब यूक्रेन ने जो क्रीमिया के ऊपर अटैक हुआ था रशिया के द्वारा, उस टाइम भी इंडिया हुआ था और इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेशर को हैंडल किया था। जस्ट सेम वैसा ही हमें फिर से इस प्रेशर को हैंडल करना होगा। देखिए जैसे जैसे रशिया और यूएसए के आसपास का जो कन्फेडरेशन है, जैसे वैसे इंक्रीज होगी प्रॉब्लम, जैसे जैसे सॉल्व होगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे यूरोप का जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली जो यूएसए हैं, उसका पूरा का पूरा ध्यान कहां पर है? ध्यान सोचिए, यूएसए का पूरा ध्यान है अभी रशिया के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट? रशिया का पूरा ध्यान है अभी चाइना के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो एक चीज जिसको यूएसए भी राइट नाउ नेगलेक्ट करने वाला है वो है इंडो पैसिफिक।
नाउ इंडो पैसिफिक हमें पता है कि यूएसए के लिए आसपास के जितने रीजन है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो इमीडिएट कंसर्न है यूएसए के लिए वो है रशिया, वो है चाइना, वो है यूक्रेन। तो अभी जो इंडो पैसिफिक वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट होने वाला है। तो यहां पे इंडिया के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट साथ ही साथ इंडिया के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि उसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व करना होगा। स्पेशली इंडो पैसिफिक के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम यहां पर इमर्ज होती है तो इंडिया हैज टू टेक द लीडरशिप। यहां पर इंडिया को एक स्टेप लेना होगा, इंडिया को ऐसे कुछ डिसीजंस लेने हो सकते हैं जो हो सकता है कि ज्यादा टफ हो, बट यहां पर इंडिया को डिसीजंस लेने होंगे, तभी इंडिया अपने आप को एक लीडर की तरह यहां पे साबित कर पाएगा। फाइनली ऑथर ये बोलते हैं, देखिए जियो पॉलिटिक्स जो होता है एक बहुत ही लंबा गेम होता है। जियो पॉलिटिक्स 1 या 2 साल के अंदर कभी भी इमर्ज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, बट यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें काफी सारे डिफरेंट डिसीजंस को एक साथ लेने होते हैं। तो राइट नाउ यूएसए और रशिया कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं, यूक्रेन का डिसीजन लेता है, इंडिया का डिसीजन लेता है, किस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, वो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि आगे जाकर रशिया का क्या रोल होने वाला है यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर या फिर यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर। तो राइट नाउ अगर देखिए, अगर हम रशिया को, यूएसए को, यूक्रेन को, हर एक के कंसर्न्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तभी एक एक हमें परमानेंट एक पीस मिल पाएगा, तभी ये यूएस और जो रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम है सॉल्व हो पाएगा। और ये चीज सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये इसी का बेसिकली रेमिफिकेशन है जो यूक्रेन और रशिया का हो रहा है, उसके कारण ऑयल प्राइसेस किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए समझिए, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही कहीं ना कहीं ऑयल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो ठीक है, और माना जा रहा है कि जो अभी इसके कारण जो ऑयल का जो डिमांड सप्लाई है उसके कारण प्रॉब्लम जो मतलब ऑब्वियसली इमर्ज होने वाली है, उसके कारण हर एक जो ऑयल के जो बैरल्स है ना उसका प्राइस ऑलमोस्ट $100 बिलियन पहुंचने वाला है। मैं आपको एक टाइप का कंपैरिजन प्रोवाइड करता हूं। अगर आप आज से 2 महीने पहले जाएंगे, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे बन रहा था उस टाइम, उस पर्टिकुलर चीज का जो जो हमारा एक्सपेक्टेशन वगैरह था, दैट वाज अराउंड $70। मतलब हम 70 मैक्सिमम मान लीजिए $75, हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बैरल का यहाँ पे प्राइस होने वाला है, बट दिस इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड ₹100, मतलब सॉरी बियॉन्ड $100, $100 से ज्यादा यहाँ पर महंगा हो रहा है। इसके कारण प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन इसका डिमांड सप्लाई मिसमैच। किसी भी चीज का अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना, उसका मेन रीजन होता है डिमांड सप्लाई के कारण। अगर किसी चीज का सप्लाई यहाँ पर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड उतनी रहेगी, इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर हो रहा है, सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज हो गई है बिकॉज रशिया ने यहाँ पर ऑयल को सप्लाई करना बंद कर दिया। ओपेक कंट्री का यहाँ पर जो ऑयल का सप्लाई वो ऑलरेडी रिड्यूस है, आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की हुई है। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है, सप्लाई रिड्यूस हो गई है, डिमांड उतनी है, डिमांड उतनी होने के कारण यहाँ पे प्राइसेस जो है लगातार इंक्रीज होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। देखिए मार्केट के अंदर कम सामान है, मतलब सप्लाई कम है, मतलब मार्केट के अंदर सामान कम है, सामान कम है, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी है तो लोग तो उसको खरीदने जाएंगे ना। अब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर वो सामान खरीदना चाहेंगे, यही मेन रीजन है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑयल कंज्यूम होता है उसमें हर 10 बैरल में से 1 बैरल जो है वो रशिया मतलब बेचती है। इसका मतलब क्या है, रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, और इसके अलावा जो यूरोप का जितने भी कंट्रीज है उन सबको जो ऑयल वगैरह प्रोवाइड करता है उसके लिए सबसे ज्यादा ऑयल प्रोवाइड करने वाला यहाँ पर रशिया ही है। मतलब रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप। तो इसका मतलब क्या, ऑयल एंड नेचुरल गैस को सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर यूरोप को कौन है, रशिया। ना यूरोप को समझिए, यूरोप को ऑयल एंड गैस की जरूरत क्यों है। हम जानते हैं कि यूरोप वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी में से एक है। इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, फैक्ट्रीज बहुत सारी है। तो अगर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री बहुत सारी है तो ऑब्वियसली इनको ऑयल एंड गैसेस भी तो चाहिए ना, तभी तो ये लोग चल पाएंगे, इनकी मशीन चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, व्हीकल चलेगा, एरोप्लेन चलेंगे, ट्रेन चलेंगे, राइट। तो इन सब के लिए इनको चाहिए ऑयल, इन सब के लिए इनको चाहिए गैसेस, और ऑयल एंड गैस यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। तो अगर रशिया यहाँ पर ऑयल सप्लाई बंद करता है तो इसके प्राइसेस यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझिए ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल पे नहीं है बट हाउस होल्ड लेवल पे भी है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, अगले कुछ दिनों के अंदर जल्दी से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो टेक इट मतलब ऐसे गारंटी कि अगले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर जो ऑयल की जो प्राइसेस इंडिया के अंदर भी है, स्पेशली जैसे देखिए जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ना ये 5 स्टेट का, वैसे ही जो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन जो इंडिया के अंदर जो ऑयल की गैसेस है वो यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। जो आप गैसेस वगैरह गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसके प्राइसेस भी इंक्रीज होने वाले हैं। सो यू नीड टू टेक डिसीजंस राइट नाउ। देखिए गैसेस की प्राइस इंक्रीज होने वाली है तो श्योर है, तो आपको यहाँ पर अभी से डिसीजन लेना होगा उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए इंडिया को समझिए, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया अपने टोटल क्रूड ऑयल का ऑलमोस्ट 80% ज्यादा जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर की कंट्री से खरीदता है। तो ऑब्वियसली अगर प्राइस कभी भी इंक्रीज होता है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि हम ऑलमोस्ट 8.8 से लेकर 8.5% की स्पीड से ग्रो करने वाले हैं, लेकिन वो तब ग्रो करेंगे अगर हमारे जो टोटल बैरल का जो प्राइस है, ऑयल बैरल का प्राइस, दैट शुड बी रिमेनिंग बिटवीन $70 to $75 पर बैरल। इतना अगर हमारा है तो हम मतलब ऑब्वियसली हम इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, 8 से मतलब 8.5% तक हम ग्रो कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है ना वैसे वैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है और वैसे वैसे हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज इसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये चीज हमारा डिक्लाइन होगा ना, ग्रोथ हमारा डिक्लाइन हो जाएगा। इसी चीज के कारण हम बोला जा रहा है कि फिस्कल फ्रंट यानी कि पैसे तो हमारे बाहर जाएंगे ही, साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट्स वगैरह है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। देखिए आरबीआई ने रिसेंटली एक रिपोर्ट दिया, आरबीआई ने बोला कि हर $10 जो प्राइसेस इंक्रीज होगा ऑयल का ना उसके कारण जो इन्फ्लेशन है वो 49 बेस पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा।
जस्ट रिमेंबर, देखिए जैसे सपोज कि 4% इन्फ्लेशन है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ठीक है। 4% से अगर 5% होना है ना, मतलब अगर 1% इंक्रीज होना है, उसके लिए टोटल 100 बेस पॉइंट्स होते हैं। 100 बीबी बेस पॉइंट्स, ठीक है। तो टोटल 100 बेस पॉइंट, इसका मतलब देखिए बोल रहा है कि हर $10 जो इंक्रीज होगा प्राइसेस, तो वहां पर इन्फ्लेशन जो है 49 बेस पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। 49 का मतलब क्या है, 49 बेस पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर देखिए अगर ये 2 बार हो गया, मतलब ये अगर ये मतलब $10 पे अगर 49 बेस पॉइंट हो रहा है, तो $20 पे कितना हो जाएगा, 98 बेस पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 1%। मतलब हर $20 जो प्राइसेस इंक्रीज होगा इंटरनेशनल एरा के अंदर, वैसे वैसे हमारा इन्फ्लेशन 1% धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं ऑलरेडी हमने 5.08% पे पहुंच चुके हैं, सॉरी 6.08 पे पहुंच चुके हैं, और हमने ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन का हमारा लिमिट था उसको हमने ब्रीच कर दिया है। तो हम और ज्यादा इसको लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि एक्जैक्टली इंडिया के अंदर प्राइसेस मतलब डिसाइड कैसे होते हैं पेट्रोल का। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो एक्चुअल जो पेट्रोल खरीदती है वो बहुत ही सस्ता होता है। मैं आपको कुछ दिनों पहले का दे रहा हूँ, मई 2021 का एक टाइप का फिगर दे रहा हूँ। उस टाइम हमारा प्राइस जो था ऑयल का, मतलब पेट्रोल का, सॉरी, दैट वाज 92 रुपीज, ठीक है, 92 रुपीज। बट क्या एक्चुअली गवर्नमेंट हमारे इतने पे खरीदती है? नहीं, गवर्नमेंट हमारी खरीदती है सिर्फ 34 रुपीज पे, 34 रुपीज पे खरीदती है। उसके अलावा फ्री टर्निंग के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो अराउंड 0.36 यानी कि 36 पैसे होते हैं। इसके अलावा जो डीलर्स वगैरह, जो पेट्रोल पंप के मालिक वगैरह होते हैं, उनको मिलता है 34 रुपीज एक्स्ट्रा। इसके अलावा 34 के अलावा इतना पैसा और इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट लगाती है दैट इज 32 रुपीज। फिर 3 रुपए का यहाँ पर डीलर अपना कमीशन लेता है, और फाइनली वैट वगैरह जो लगाया जाता है वो 21 रुपीज होता है, एंड देन फाइनली वी पे 92 रुपीज। तो अब देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट एंड दिस इज व्हाट वी पे। सो इतना डिफरेंस होता है। तो अगर आप मेन चीज समझेंगे, वन इज यहाँ पर देखिए वैट इज 21 रुपीज। ये वैट जो है ये गवर्नमेंट के पास जाता है। अब देखिए, अब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज होते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक रीजन गवर्नमेंट के पास हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। देखिए सेम चीज यहाँ पर ये डीजल का है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आप इस चीज से समझ गए एक्जैक्टली पेट्रोल के प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे होते हैं। अब देखिए ये चीज मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट चाहे तो प्राइसेस को डिक्रीज कर सकती है अपना वैट डिक्रीज करके, बट अगर ऑब्वियसली सोचिए अगर अपना वैट डिक्रीज कर देगी गवर्नमेंट, तो उसका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे, फिर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? मतलब गवर्नमेंट अपना वैट डिक्रीज कर नहीं सकती, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकती एटलीस्ट, ठीक है। तो समझिए राइट नाउ ऑल्दो जो हमारे रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं वो डायरेक्टली मार्केट प्राइस से लिंक नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जैसे ही हमारा इलेक्शन खत्म होगा वैसे ही हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ये गारंटी है, ऐसा ऑथर का भी कहना है, ठीक है। तो आपको समझना होगा इस चीज को। ऑलराइट, अभी जो हमारे रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारा ऑयल आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर लीटर से ज्यादा ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। अब देखिए इस प्राइस को डिक्रीज करने का सिंपल तरीका है कि गवर्नमेंट अपना टैक्सेस को रिड्यूस करती है, जैसे मैंने आपको बताया वैट को रिड्यूस करती है। बट अगर वैट को जैसे रिड्यूस करती है वैसे हमारा जो रेवेन्यू वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे कुछ भी करने को, तो हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी। एक और चैलेंज है यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के पास। और देखिए हमें पता है कि हमारे स्टेट्स जो डिफरेंट है उनके पास सिर्फ एक ही वे ऑफ पेमेंट बचा है, वो टैक्स, और टैक्स में भी सिर्फ जीएसटी। नाउ हमें पता है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, और वो 5 साल के लिए डिसाइड किया था। तो आपको याद है जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। नाउ उससे 5 साल मिलाइए 2022, तो यानी कि 2022 के अंदर ये पर्टिकुलर जीएसटी का कंपनसेशन सेस जो है वो खत्म होने वाला है। तो देखिए 2022 तो आ गया ऑलमोस्ट, है ना, 2022 तो आने वाला है, 2022 का मतलब फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही फाइनेंशियल स्टार्ट होगा मतलब इसके खत्म होते होते ये पर्टिकुलर सेस यानी कि जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ये पैसा खत्म होगा उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही नहीं है तो आपको लगता है जो वैट वाला जो रेवेन्यू जो उनको मिल रहा है वो लोग रिड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उनका वैट यहाँ पे ऑलरेडी कम है, उनका रेवेन्यू ऑलरेडी कम है। अगर उन्होंने वैट भी रिड्यूस कर दिया तो उनके यहाँ पे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जैसे जैसे प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज होंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज हम लोग ज्यादा बाहर से उधार लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बाहर से बोरो करेंगे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को प्रॉपर्ली चला सके। नाउ एक रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है, कोटक इकोनॉमिक रिसर्च, उसके अंदर ये बोला गया है कि जो हर $10 जो बैरल जो पैसा इंक्रीज हो रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट $17 बिलियन इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ जीडीपी, एंड दिस इज टू मच, बिलीव मी। ठीक है, सिमिलरली जो इंडियन करेंसी जो हमारा इंडियन रुपी था उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीजन है मिसमैच, डिमांड सप्लाई का मिसमैच। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, उसी कारण यहां पर हो रहा है। और एक और देखिए, एक तरफ तो रशिया ने अपना सप्लाई बंद करना बंद कर दिया, साथ में जो ओपेक कंट्रीज हैं पिछले 3 महीने से उन्होंने अपने प्रोडक्शन के टारगेट्स को मीट नहीं किया है, मतलब इनका अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। और जो ओपेक कंट्री है वो लोग उतना मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रही है जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, उसके कारण मार्केट के अंदर ऑयल नहीं है, उसके कारण मतलब कारण क्या है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम होने के कारण क्या है, प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। फाइनली ऑथर का बोलना यह है कि जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क भी यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और ये जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होगी। ये था हमारा दोनों टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही पॉइंट्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, मैं बहुत कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी इसको रिप्लाई करने की। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।